नमस्कार, मनी 9 के स्पेशल कार्यक्रम इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अर्थात की नई किस्त को लेकर के मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। और अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का अर्थात एक ऐसे विषय पर है जिसकी पहली किस्त हम कुछ एपिसोड पहले आपको दिखा चुके हैं। आज उसकी दूसरी कड़ी है। विषय पर अंशुमान सर से ही पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज इकोनॉमिकम किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अर्थात के बाद आपके सवालों के जवाब लेंगे, इसके बाद इनकम की भी बात होगी, और अंत में हमेशा की तरह अंशुमान सर से किसी एक किताब या वेब सीरीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो किसको रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अंशुमान सर से अर्थात पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, आज का विषय क्या है? और काफ़ी दिलचस्प विषय है। इकोनॉमिकम और अर्थात के संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण पर यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आए थे कर्ज वाले एपिसोड को लेकर, जिस पर कुछ सवालों पर हम आगे सवाल जवाब में भी चर्चा करेंगे। कई सारे प्रश्न थे जिनमें आए थे, बट आज के विषय पर जिसका एक हिस्सा, जैसा विपुल ने आपको बताया कि आप दुबई में कोप की बैठक के दौरान सुन चुके हैं कि दुबई में क्या हुआ और कैसे दुनिया भर के देश जो पर्यावरण को जुटाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जुटे थे, उन्होंने अपने भीतर क्या किया और उनकी वास्तविकताएं क्या थी, हमें समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी कुछ और खास बड़ा हुआ दुबई की उस बैठक में, जो अब छनकर बाहर आ रहा है। दरअसल दुबई में पर्यावरण की जुटान सबसे अनोखी थी। एक किस्म का कॉमेडी शो था, जैसा हमने आपको पिछली बार बताया। दुनिया के नेता वहाँ ये बताने नहीं आए थे कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया है, बल्कि वो ये बताने आए थे कि उन्होंने पर्यावरण को डुबाने के लिए क्या किया है। क्योंकि वो रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट को आप विस्तार से देख चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। उसे दोबारा देख कर देखिए कि भारत की, दुनिया के नेता जिन पर आप भरोसा करते हैं, उन्होंने आपकी आबो हवा ठीक करने के लिए क्या किया है। और पर्यावरण को मिटाने की योजना ज़्यादा थी, बचाने की कम थी। लेकिन हुआ ये कि जब दुनिया भर के नेता पर्यावरण की चिंताओं के भाषण आपको सुना रहे थे, उनकी जलेबी बना रहे थे, आपको लुभाने की कोशिश कर रहे थे, तब वह अखबारों में एक खबर और कौंधी, एक खबर दिखाई दी जो बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। खबर ये थी कि दुबई की एक कंपनी है ब्लू कार्बन। उस ब्लू कार्बन ने अफ्रीका में जंगल खरीद लिए। अच्छा। उसने अफ्रीका में जंगलों का सौदा किया। इस कंपनी के मालिक हैं शेख अहमद दमलूक अल मखतूम, जो दुबई के सुल्तान के परिवार से, उनके कुनबे से आते हैं, दुबई की रॉयल फैमिली से आते हैं। हुआ ये कि जंगल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इन्होंने जो किया वो कुछ और ही काम था। लेकिन सर, ये मैं समझ नहीं पाया क्या काम था। और दुबई के शेख यहाँ पर अफ्रीका के जंगल क्यों खरीद रहे थे? दुबई के शेख हमें अफ्रीका, और ये इसलिए जंगल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, जंगलों में लोग निवेश करते हैं। हुआ ये कि ब्लू कार्बन ने जो जंगल खरीदे, उनका आकार सुनकर आप चौंकेंगे। ब्लू कार्बन ने जिम्बाब्वे का करीब 20%, लाइबेरिया का करीब 10%, जाम्बिया का भी 10%, तंजानिया का करीब 8% जंगली हिस्सा ही खरीद लिया। मतलब उन देश में का करीब करीब 8% तक हिस्सा, 20% तक हिस्सा खरीद लिया। ये वो जमीन है जिस पर जंगल है। और इन 4 अफ्रीकी देशों में दुबई की इस कंपनी ने जितना जंगल खरीदा है, उसका कुल क्षेत्रफल यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। यूके का जितना बड़ा एरिया है, उतना बड़ा एरिया इस कंपनी ने, ब्लू कार्बन जो कि अल मखतूम की कंपनी थी, इसने इन राज्य में खरीदा, जिसमें जाम्बिया का करीब करीब 20% हिस्सा उनके पास है। जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे का करीब करीब 20% हिस्सा उनके पास आ गया है इस खरीदारी में। इससे पहले अल मखतूम, अब फिर जब चर्चा शुरू हुई, खबर आई, तो हमने इसके बारे में पड़ताल करना, पूछना, जानना शुरू किया, क्योंकि जिस बाजार के बारे में जिक्र करें, उस बाजार में कई सारे लोग और भी सक्रिय थे जिनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि मुझे पता चला कि अल मखतूम ने इससे पहले केन्या में भी जंगल खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था पिछले साल अक्टूबर में, जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आया। उसके बारे में जब जानकारी पता चली तो पता चला कि सौदा हुआ था। केन्या की सरकार ने आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज भी जारी की थी, लेकिन जंगलों का क्षेत्रफल कितना था ये उस प्रेस रिलीज में या उस सूचना में नहीं बताया गया, ना अल मखतूम की तरफ से बताया गया। लेकिन ये पता चला कि केन्या से बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रफल के जंगल खरीदे इस कंपनी ने। इस कंपनी ने पाकिस्तान में भी जंगल खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं ये नहीं पता है, लेकिन केन्या की सरकार ने अपनी तरफ से जो घोषणा की, उसमें पाकिस्तान में जंगल खरीदने का हवाला भी दिया। ब्लू कार्बन की एक पेरेंट कंपनी है, जो ये दुबई की कंपनी, इसकी पेरेंट कंपनी है, इसका नाम है ग्लोबल कार्बन इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी ने अकेले जाम्बिया में ही जितना सौदा किया है, उससे 1.5 बिलियन डॉलर के कार्बन क्रेडिट हासिल किए हैं। 1.5 बिलियन डॉलर की कीमत के कार्बन क्रेडिट हासिल किए हैं। कार्बन क्रेडिट शब्द शायद आपको कुछ सुना, कुछ अनसुना लगेगा। सुना इसलिए लगेगा कि आपने पर्यावरण की चर्चाओं में, अगर आपकी रुचि है, आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो कार्बन क्रेडिट शब्द आपके कान में कहीं ना कहीं घूमता घामता पहुंच गया होगा, और अगर नहीं है तो शायद अनसुना लगेगा।
जी। अब इस नए बाजार में हम आपको ले चलते हैं और दुबई की बैठक में जो दुनिया के देशों के पर्यावरण चिंताओं की कलई खुली है, पर्यावरण चिंताओं की जो सच्चाई हमारे सामने निकली, उसके बाद अब सब कुछ इसी बाजार में होने वाला है। उसके बाद दुनिया में क्या होगा उस पर, उसके लिए कार्बन क्रेडिट का बाजार सबसे कीमती होने जा रहा है और उसी बाजार पर दांव लगाया दुबई की इस कंपनी ब्लू कार्बन को। सर, ये कार्बन क्रेडिट का बाजार है क्या, और ये COP28 के बाद इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है? हुआ ये विपुल जी कि 1997 में क्योटो में एक समझौता हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इस समझौते में पहली बार यह तय हुआ था कि दुनिया के देश, उद्योग और उनके उद्योग पर्यावरण को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग रोकेंगे और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए उन्हें कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी। अब ये काम चुटकियों में तो होना नहीं था क्योंकि उद्योगों को तो बहुत कुछ बदलना था। तो ये हुआ कि इसके साथ एक बाजार क्रिएट किया जाए जिसका नाम कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट का बाजार है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं पर है एक ही बाजार। इस बाजार के दो हिस्से हैं, जैसे माने कि प्राइमरी ट्रेडिंग और सेकेंडरी ट्रेडिंग है। शेयर स्टॉक मार्केट में IPO आता है और एक सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग होती है। दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद बाकी समझौतों के तहत कहा गया है कि हर कंपनी को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि वो जितने कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसे उत्सर्जन को या जो एमिशन कर रहे हैं उस कार्बन के उत्सर्जन में कमी लेकर आए। अब इसके दो रास्ते हैं कंपनियों के लिए। एक रास्ता ये है कि वे उस ऊर्जा का इस्तेमाल करें जिससे कम कार्बन निकलता है, यानी वो कोयले का, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जितना कम करते जाएंगे अपने उत्पादन में, कार्बन का उत्सर्जन उतना कम होता जाएगा। और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी ऐसी एसेट में, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करें जहां से उनके कार्बन के उत्सर्जन के बराबर ऑक्सीजन निकलती हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अगर 100 टन कार्बन प्रतिदिन निकाल रही है दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उसे ऐसी एसेट्स में निवेश करना पड़ेगा जहां से 100 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन निकलती हो, जिससे कि वो ऑक्सीजन, उतनी ऑक्सीजन का ऑफसेट मिल जाए और वो कार्बन का जो कार्बन का एमिशन हुआ है उसे वो जंगल सोख ले, ऐसा माना जाता है। अब ऑक्सीजन के लिए कोई फैक्ट्री तो आप लगा नहीं सकते, ऑक्सीजन तो जंगल ही पैदा करते हैं, जंगलों के बिना तो ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी पर्यावरण में। तब आया कार्बन क्रेडिट का बाजार। अब कार्बन क्रेडिट एक किस्म का लाइसेंस है। इस लाइसेंस में आप जिन्हें दिखा के आप दुनिया में कार्बन छोड़ते रह सकते हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जितना कार्बन आप छोड़ रहे हैं उतना ही टन ऑक्सीजन दुनिया में किसी हिस्से में कोई जंगल बना रहा है। तो एक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी के पास अगर 1000 पेड़ हैं, जिन पेड़ों से उतनी ही ऑक्सीजन निकल रही जितना कार्बन की फैक्ट्री छोड़ रही है, तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आपका कार्बन फुटप्रिंट बैलेंस्ड है, संतुलित है, क्योंकि आप कार्बन अकेले छोड़ नहीं रहे हैं, आपने बाकी एसेट्स में निवेश भी कर रखा है। अब समझना जरूरी, जहां पेच और सबसे दिलचस्प बात है, जहां वे दुबई के ब्लू कार्बन का पूरा खेल या पूरा निवेश समझ में आता है, हुआ ये कि कार्बन क्रेडिट विपुल जी हमेशा सरकारें जारी करती हैं, क्योंकि कार्बन क्रेडिट जंगलों पर जारी होते हैं और जंगल किसी राष्ट्र की संप्रभु संपत्ति होते हैं, सॉवरेन एसेट होते हैं। तो या तो सरकारें जारी करती हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो जारी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया की जो सरकार है अमेरिका में, वो कार्बन उत्सर्जन करने वाले बिजली घरों और गैस कंपनियों को कार्बन क्रेडिट देती है, क्योंकि बिजली का उत्पादन जरूरी है, गैस का प्रोडक्शन जरूरी है। तो उनके बिजली उत्पादन से और गैस से दुनिया में जितना कार्बन छोड़ा जाता है उसके बदले वो कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं कैलिफोर्निया की सरकार से, जो जंगलों का रखरखाव और मेंटेनेंस करती है, क्योंकि कैलिफोर्निया में बड़े जंगल है। तो ये हुआ कार्बन क्रेडिट का बाजार। अब इसी के साथ हम कार्बन ऑफसेट का बाजार भी समझ लेते हैं, जिससे कि हमें ये पूरा खेल समझ में आया कि जब दुबई में हमें दुनिया के नेताओं ने कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं रहा, तो फिर बाजार ने क्या किया, बाजार क्या करने वाला है। कार्बन ऑफसेट का बाजार स्वैच्छिक बाजार है जो कंपनियों के बीच में चलता है। इस बाजार को हम कार्बन मार्केट भी कहते हैं, कार्बन ऑफसेट के कारण कार्बन मार्केट भी कहते हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसने जंगल लगाए या जंगल खरीदे और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की, ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद की, तो उससे वो अपने इन जंगलों के कार्बन के शोषण की क्षमता या ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को किसी दूसरी कंपनी को बेच देती है। ये कार्बन ऑफसेट का बाजार है कि हमारे पास 1000 एकड़ जंगल हैं, उन 1000 एकड़ जंगल से इतने टन ऑक्सीजन निकलती है। आप एक कंपनी हो, आपके पास कोई जंगल नहीं है, आपको कार्बन उत्सर्जन करना और अपना कार्बन फुटप्रिंट घटाना है, तो आप हमसे हमारा कार्बन ऑफसेट ले लीजिए, हमारे जंगलों को दिखा दीजिए दुनिया को कि इन जंगलों को हमने खरीद लिया है, इन जंगलों को हमने किराए पर ले लिया और इनसे निकलने वाली ऑक्सीजन हमारी फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन को खत्म करेगी, कार्बन को बैलेंस करेगी और उससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है। यह है वो बाजार जिस बाजार में अब बिल्कुल नए तरीके की होड़ शुरू हुई है।
सर लेकिन इस बाजार को लेकर के भारत की स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम पहले समझ लें फिर भारत की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो होड़ शुरू हो रही है वो अफ्रीका को लेकर हो रही है, फिर हम भारत की तरफ आते हैं। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट का बाजार शुरू हुआ, वैसे ही दुबई के शेख ने अफ्रीका को पकड़ लिया जाकर, क्योंकि अफ्रीका का बाजार अपने आप में सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। अफ्रीका के जंगल, कुछ फैक्ट्स हम आपको बताते हैं जिन फैक्ट्स से आप समझें कि अफ्रीका में इतना बड़ा निवेश क्यों हुआ, या ब्लू कार्बन ने चुपचाप इतने सारे जंगल क्यों खरीद लिए। हुआ ये कि अफ्रीका के जंगल हर साल करीब करीब 600 टन CO2 सोख सकते हैं। उनके पास इतनी क्षमता है कि हर साल वो जो दुनिया के किसी भी इकोसिस्टम से ज़्यादा बड़ा है। दुनिया का जितना बड़ा इकोसिस्टम है उसमें केवल अफ्रीका के जंगलों के पास इतनी क्षमता है कि वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर सकते हैं, सोख सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है विपुल जी कि अफ्रीका का अपना कार्बन एमिशन नगण्य है, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़े उद्योग नहीं, तो अफ्रीका अपना कार्बन को ज़्यादा नहीं छोड़ता है। इसलिए अफ्रीका का भविष्य में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है वो कार्बन क्रेडिट होने वाले हैं। दुनिया भर के किसी भी हिस्से में जो कंपनियां अब कार्बन का उत्सर्जन कर रही हैं, उन्हें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए अफ्रीका आना पड़ेगा। अफ्रीका के जंगलों को खरीदना या किराए पर लेना पड़ेगा। यह माना जा रहा है कि अगले 6 साल में अफ्रीका का पूरा महाद्वीप 300 मिलियन कार्बन क्रेडिट बेच सकता है। दुबई के शेख ने क्या किया, बड़ा दांव लगाया। जंगलों की खरीद के साथ जितने जंगल उन्होंने खरीदे, जिनका आकार यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रफल के बराबर है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया और लाइबेरिया में मिलाकर, उसने उन्हें 30 साल तक कार्बन क्रेडिट बेचने का अधिकार मिल गया है। यानी दुनिया की किसी भी कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट अगर कम नहीं हुआ तो दुबई के शेख के पास आएगी और इन जंगलों का से कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी। अब बाजार के जानकार कहते हैं कि ब्लू कार्बन कंपनी अगले एक डिकेड में कार्बन क्रेडिट की सबसे बड़ी सेलर हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन क्रेडिट कंपनी बन जाएगी। ये इसके पीछे हुआ। अब स्थिति है कि अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि ट्रेड क्या है, कैसे हो रहा है। ना तो वहाँ कार्बन क्रेडिट को लेकर कोई बाजार बना है, ना उसके कोई मूल्य निर्धारण है, उनका वैल्यूएशन कैसे होता है ये भी पता नहीं है। सरकारें चरम भ्रष्ट हैं, अफ्रीका की भ्रष्टाचार का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। अरब के शेख, सॉवरेन वेल्थ फंड वाले शेख्स के लिए बाजार लपकना बहुत आसान है। वो किसी भी समय जाकर वहाँ की सरकारों को इन्फ्लुएंस करके कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। और यही हुआ कि जब दुबई में पर्यावरण की चिंताएं चल रही थी, उस वक्त अरब के शेख अफ्रीका के बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीद रहे थे। अब हुआ ऐसा, इसकी वजह यह थी कि दुबई कोप की बैठक में बात स्पष्ट हो गई थी विपुल जी कि दुनिया अपना कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेगी किसी भी स्थिति में। इसलिए सभी देशों को भविष्य में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए अपनी कंपनियों से यह कहना होगा कि जाकर वो जंगल तलाशें पूरी दुनिया में, जंगलों की तलाश पर निकलें और जितने जंगल उनको मिल सकें उन जंगलों से कार्बन क्रेडिट किराए पर लें ताकि कार्बन का फुटप्रिंट कम किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जाना जरूरी। मार्केट सेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि कार्बन क्रेडिट का बाजार 2022 में करीब $332 बिलियन का था, जो सालाना करीब 31% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2028 में 1.6 ट्रिलियन का बाजार होगा। इसमें भी समझना ज़रूरी है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कंप्लायंस के बाजार का है, यानी जो क्रेडिट कंपनियों को खरीदने ही होंगे अगर उन्हें अपनी फैक्ट्री चलानी है। क्योंकि कल अगर यूरोप में कार्बन पर टैक्स लग गया, उत्पादों पर कार्बन टैक्स आ गया, तो भारत की एक कंपनी को ये दिखाना पड़ेगा यूरोप के एक्सपोर्टर्स को कि जितना कार्बन हम निकाल रहे हैं उसके बदले हमने भारत के इस हिस्से में इतने जंगल लगा रखे हैं जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है। और इसलिए इनको कंप्लायंस क्रेडिट का मार्केट कहते हैं। बाजार में कई खामियां हैं, पारदर्शिता नहीं है, सरकारों के पास स्पष्ट नियम नहीं है, कार्बन वैल्यूएशन कैसे होगा ये पता नहीं है। लेकिन अब कोप की बैठक के बाद पूरी दुनिया में ये हाय तौबा मची है कि साहब अफ्रीका का कार्बन मार्केट तो लुट गया। अफ्रीका के कार्बन क्रेडिट मार्केट को तो अरब के शेखों ने खरीद लिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा चीन के पास है। तो अरब की स्थिति सर आपने काफ़ी डिटेल में समझा दी। अब अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? भारत ने तो कोप की बैठक और उसके बाद बड़े गर्व से ऐलान किया कि हम अपना कार्बन उत्सर्जन बढ़ाएंगे, हम तो कोयला खरीदेंगे, कोयला इंपोर्ट करेंगे और बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कोयले की ज़रूरत है। कोयले के आयात के भी लक्ष्य तय किए गए। अब आप कल्पना करें भारत में कार्बन क्रेडिट का कोई बाजार नहीं है, पर अगर भारत में कल्पना करिए कार्बन क्रेडिट का एक इंटरनल बाजार हो तो उसमें उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्य शायद बाकी देश से कार्बन क्रेडिट के लिए पैसा वसूल करेंगे, क्योंकि उनके जंगल ही तो हैं जो सांस बचा जो उतनी ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन इन राज्यों में, जिन राज्यों में इंडस्ट्री है वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि बाजार तो इसी तरीके से चलता है। पर भारत में ऐसा कोई बाजार नहीं है।
लेकिन यहाँ भारत को अब अपने जंगलों की कार्बन उत्सर्जन की मैपिंग करनी होगी। भारत में इसकी मैपिंग भी उपलब्ध नहीं है कि भारत में जंगल कितने कार्बन उत्सर्जन को सोख सकते हैं, यानी उनकी ऑक्सीजन मैपिंग के जरिए पता चलेगा कि उनकी अब्जॉर्ब करने की, कार्बन अब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है। और दूसरा, भारत में घरेलू कार्बन क्रेडिट का बाजार बनाना होगा, और जब ये क्रेडिट का बाजार होगा तभी भारत के निर्यातक यूरोप को अपना माल बेच पाएंगे। तय मान लीजिए या तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा यूरोप के बाजार में, या उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि भारत में इतने जंगल उनके पास हैं जिन जंगलों के पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन उनके कार्बन के उत्सर्जन को संतुलित करती है, और इसलिए वो कार्बन नेगेटिव हैं, और कार्बन नेगेटिव होने के कारण वो बाजार में अपना माल बेच सकते हैं। ये बाजार शुरू होगा जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सर कि क्या भारत इसके लिए तैयार है, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक मैपिंग भी नहीं हुई है, तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? हाँ, अब ये सवाल जो पूछिए ना, आप जरा सा आप दिल थाम कर आंकड़ा सुनिए, जो भारत के की वास्तविकता और सच्चाई है, जो हमें देखना जरूरी। तमाम सुर्खियां हमारे आसपास है, उनके बीच में सबसे करीबी और सबसे चिंताजनक सच्चाई को पकड़िए जो हमारे आसपास हो रही है। पिछले साल यूके की एक प्रतिष्ठित एजेंसी है यूटिलिटी बिल्डर, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि जंगल गंवाने में भारत दुनिया का सबसे कुख्यात मुल्क है, दूसरा सबसे कुख्यात मुल्क है। जंगलों को खत्म करने में, अपने जंगल गंवाने में, अपने जंगलों के विनाश में दुनिया के में जो दो सबसे कुख्यात मुल्कों में दूसरा मुल्क भारत है। पिछले 30 साल में भारत ने 6.7 लाख हेक्टेयर जंगल गंवा दिए। ये आप डिफॉरेस्टेशन का आंकड़ा देखिए, और ब्राज़ील के बाद भारत का इसमें दूसरा नंबर है। इसके बाद इंडोनेशिया, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार, बाकी देश आते हैं। भारत से ऊपर ब्राज़ील है और भारत से नीचे इंडोनेशिया है। 1990 से 2020 के बीच तो भारत में जितने जंगल काटे गए, विपुल जी, वो दुनिया में पहले नंबर पर है। अच्छा। 1990 से 2020 के बीच में 3 लाख हेक्टेयर जंगल खा गए लोग, काट कर उनको पचा गए। अब जब भी इस तरीके के डेटा आते हैं तो भारत का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट सर्वे है, वो आंकड़े वो इस पर सवाल उठाते हैं कि आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि भारत का फॉरेस्ट सर्वे सभी तरह के पेड़ों को इसमें शामिल करता है, चाहे वो आपके बाग में लगा हुआ हो, चाहे आपकी सड़क के किनारे लगा हुआ, जबकि जंगलों की जो ग्लोबल पैमाइश है वो नेचुरल फॉरेस्ट के आधार पर होती है, जो वास्तव में प्राकृतिक जंगल है। इसलिए भारत की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा फॉरेस्ट कवर बढ़ने का दावा करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो आंकड़े आते हैं उससे लगता है कि भारत में उससे पता चलता है कि भारत में जंगल घट रहे हैं। अच्छा, फॉरेस्ट कवर बढ़ने का दावा अगर नहीं किया जाएगा तो वन विभाग को मिलने वाले इतने बजट को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा बजटों से वन विभाग को मिलता है, तो अगर फॉरेस्ट घटने लगेंगे तो जस्टिफाई कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी इतनी सब तमाम आंकड़ों की जलेबी बनाने के बाद, छिपाने बताने के बाद भी ये बात तो भारत का फॉरेस्ट विभाग भी मानता है कि घने और गहरे जंगल भारत के अब केवल 10% से कम हिस्से पर बचे हैं। पूरे भारत के भूगोल में केवल 10% से कम हिस्सा है जहां पर घने जंगल हैं, जिनकी संयुक्त रूप से ऑक्सीजन उत्पादन की और कार्बन को शोषित करने की क्षमता ज़्यादा है। तो अब अगर आप दूसरे तरह से देखिए, अगर आप देश के किसी भी हिस्से में जंगल कटने की खबर सुन रहे हैं तो इसे इस तरह से मत समझिएगा कि पर्यावरण की चिंता की बात है। इस तरह से मानिएगा कि भारत अपना सबसे कीमती बाजार गंवा रहा है। भविष्य का जो सबसे कीमती बाजार है, अगर कहीं भी जंगल कटता है तो भारत अपने इस बाजार को गंवा रहा है। क्योंकि जैसे ही जल्द इनकी जरूरत हमें समझ में आने लगेगी, जब भारत एक कहेगा कि उसने भारत PLI क्रांति के जरिए सब्सिडी देकर भारत में तमाम फैक्ट्रियां लगा दी, तो दुनिया कहेगी वो तो सब ठीक है, कार्बन का हिसाब दिखाइए। ये दिखाइए कि आपने कितना कार्बन उत्सर्जन किया और उसके बदले कितने ऑक्सीजन की क्षमताएं स्थापित की। और वो दिन और उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। जब भी भारत की सरकारें अपने तमाम अन्य व्यवस्थाओं से बाहर लौटेंगी तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि यूरोप को निर्यात करने के लिए भारत के पास अब कार्बन क्रेडिट होंगे, तभी भारत के निर्यातकों को यूरोप का बाजार शायद मिल सकेगा। काफ़ी दिलचस्प रहा सर आज का ये पूरा अर्थात जो है, और मुझे भी पहली बार पता लगा कि मतलब दुनिया में जंगल समाप्त करने में जो है भारत दूसरे नंबर पर है, और ये भविष्य के लिए कितना बड़ा संकट हो सकता है, ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। काफ़ी सारे दर्शकों के भी सवाल आए हैं सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। विष्णु जी का सवाल आया है और कह रहे हैं कि भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म का कितना स्कोप दिखाई दे रहा है? मेडिकल टूरिज्म तो उतना बड़ा स्कोप नहीं है, क्योंकि भारत का बाजार चूँकि साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया के बाजार में एक बड़ा हिस्सा मेडिकल यात्रियों के लिए या चिकित्सा की दृष्टि से एक बड़ा बाजार है, तो इसलिए ही भारत में बड़ा निवेश हो रहा है। क्योंकि भारत के आसपास किसी भी देश में चिकित्सा सुविधाओं का इतना बड़ा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और इसलिए आपने देखा होगा अब लगातार कि भारत के पड़ोसी देशों से लोग इलाज ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत में आते हैं। एक और हमारे दर्शक हैं, वो जानना ये चाह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो कितना सुरक्षित आप मानते हैं? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
दोनों तरह से, जब तक गोल्ड की कीमतें बेहतर हैं उस निवेश के लिए उसमें अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। और भारत सरकार ने हाल फिलहाल में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए उनका रिटर्न तो भारत में कई मामलों में शेयर बाजार के बराबर रहा है। तो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना बेहतर है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कुछ सवाल और भी थे जो कर्ज वाले एपिसोड को लेकर आए, जो इकोनॉमिकम का, जो यूट्यूब पर बाद में आया जब भी ये एपिसोड यूट्यूब पर मिलेगा आपको, तो उसमें कई लोगों के सवाल थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, बहुत सारी टिप्पणियां की, बहुत सारे सवाल पूछे, कई अप्रिशिएट किया और कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, जिसके लिए हम सबके आभारी हैं। एक सवाल का अक्सर लोगों ने पूछा, जिसे स्पष्ट करना ज़रूरी है कि कर्ज की तुलना में अमेरिका को शामिल क्यों नहीं किया जाता, जापान को क्यों शामिल नहीं किया जाता। हालांकि ये बात हमने कही है इकोनॉमिकम में, लेकिन फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अमेरिका का कर्ज और भारत के कर्ज में बड़ा फर्क है। अमेरिका दुनिया की फिएट करेंसी का मालिक है, और अमेरिका जितने डॉलर बनाता है दुनिया के देश उस डॉलर का कर्ज लेते हैं। बेसिकली वो सारा डॉलर जो करेंसी बनाई जाती है वो करेंसी दुनिया के देशों में इस्तेमाल के लिए दी जाती, और दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में जितना डॉलर मौजूद है उसका सबका निवेश अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स में, अमेरिका के बॉन्ड्स में होता है। तो अमेरिका का कर्ज किसी भी दुनिया के देश के मुकाबले बिल्कुल अलग परिस्थिति रखता है, तो इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। भारत के कर्ज की सबसे बड़ी चिंता यह कि भारत के कर्ज भारत के लोगों की बचत के बदले सरकार को दिया गया है। भारत के लोगों ने बचाकर बैंकों को पैसा दिया और बैंकों ने सरकार के कर्ज में वो पैसा दे दिया, और इसलिए ये नेक्सस है, जिसे ये नेक्सस शब्द का इस्तेमाल IMF ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि भारत में बैंक और सरकार के कर्ज का एक नेक्सस है जो दोनों को के लिए संकट लेकर आएगा, सरकार के लिए भी और बैंकों के लिए भी। सर, इनकम की बात में इस बार क्या कुछ बताने वाले हैं? इनकम की बात में इस बार मनी 9 के पर आप एक एपिसोड जरूर देखिएगा इंश्योरेंस सेंट्रल का, क्योंकि आप में से तमाम लोग, असंख्य लोग मुझे मिलते हैं जो इंश्योरेंस मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं। अभी हाल में मैं एक व्यक्ति से मिला जिनको, जो बैंक में खाता खुलवाने गए थे और उनको 5 लाख रुपए की बैंक में FD करानी थी। बैंक ने उनकी 3 लाख रुपए, 3.5 लाख की FD की और 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेच दिया उनको बैंक ने। और ये शिकायतें बैंकों और सरकारी बैंकों के माध्यम से लगातार बढ़ रही हैं। इंश्योरेंस की मिस सेलिंग क्या होती है? बीमा खरीदने से पहले आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए, क्यों आपको किसी बैंक के द्वारा सुझाया गया बीमा नहीं खरीदना चाहिए, बीमा की आपकी गणना कैसे की जाए, इस पर इस बार के इंश्योरेंस सेंट्रल में जरूर जानने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी बहुत सारी और जानकारियां बीमा खरीदने के मामले में आपकी समझ को बेहतर करने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप पर उपलब्ध हैं। जरूर जाइए, देखिए और जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी बचत के पैसे का सवाल है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और इसके साथ IPOs का दौर दोबारा फिर शुरू हो रहा है। हेलो मनी 9 पर आइए और IPO के बारे में नई जानकारी लीजिए। नई IPO की नई खेप अब फिर खुलने जा रही है। बिल्कुल, तो हर रोज़ दोपहर 1:45 बजे आप जुड़ जाइए वाह क्या IPO है सेगमेंट के साथ। सर, कोई किताब या वेब सीरीज रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ, एक बड़े फिजिसिस्ट हैं मिशियो काकू, उनकी किताब है फ्यूचर ऑफ द माइंड। ये बड़ी दिलचस्प किताब है। दिमाग को लेकर, लोगों के, मनुष्य के ब्रेन को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं की जाती हैं। मिशियो काकू ने दुनिया भर के लेबोरेटरीज में जो साइंटिस्ट मनुष्य के ब्रेन की क्षमताएं बढ़ाने पर काम कर रहे हैं उनसे बात की। बेहद दिलचस्प और रोमांचक किताब है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की प्रयोगशालाओं से जानकारी जुटाई है कि मनुष्य के ब्रेन की क्षमताएं क्या है। और ये अब कोविड के बाद के समय में दुनिया में मेडिकल साइंस की रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण विषय होने वाला है कि मनुष्य के ब्रेन की क्षमताओं को कितना बढ़ाया जा सके, क्योंकि आपके पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर खड़ी हो गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस पराजित कर सकती है क्या? ये एक दिलचस्प जद्दोजहद का विषय है। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मिशियो काकू की किताब ज़रूर पढ़िए द फ्यूचर ऑफ माइंड, साइंटिफिक क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड, इनहेंस एंड एम्पावर द माइंड। काफ़ी विषय इतना दिलचस्प लग रहा है, मैं भी इसको निश्चित रूप से पढ़ूंगा। सर, आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े और अर्थात के माध्यम से एक नए विषय पर इतनी रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इकोनॉमिकम को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि मनी 9 के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ही को बहुत सारे विशेष कार्यक्रम जो है सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध हैं। तो मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।